प्रभा उपाध्याय और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं राष्ट्रपति भवन। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला, जिसमें सुरक्षा में चूक पर हो सकती है ये मुलाकात बेहद अहम। पंजाब में कल सुरक्षा में चूक बरती गई थी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं, जिसे लेकर यह मुलाकात तो हो सकती है राष्ट्रपति भवन में। पीएम की सुरक्षा में चूक की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं, जहां पर कल भारी चूक बरती गई सुरक्षा को लेकर। और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जिसमें पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले के मद्देनजर ये मुलाकात और बातचीत बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। और हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, ये मुलाकात बेहद खास, क्योंकि सुरक्षा में चूक, उसमें भी राष्ट्रपति की मुलाकात आज जब प्रधानमंत्री से होगी तो इन तमाम पहलुओं पर बेहद महत्वपूर्ण चर्चा। जी हाँ विभा, राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख की भूमिका में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने काफी चिंता जाहिर की है कल की इस घटना के ऊपर, क्योंकि ध्यान रखिए कि इस तरीके से कभी होता नहीं हो कि देश के एक तरह से कह सकते हैं जिनके हाथ में शासन की बागडोर है, जो शासन प्रमुख एक तरह से कह सकते हैं संवैधानिक प्रमुख के तौर पर राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन शासन की जिम्मेदारी जो है, जो असली जिम्मेदारी वो प्रधानमंत्री के पास होती है। उनके साथ इस तरह का हादसा हो जिसमें कि आप 15 मिनट तक देश का प्रधानमंत्री जो है बीच सड़क पर जो है सो खड़ा रहे, उसका काफिला रोका जाए और वो भी जो है पुलिस चुपचाप देखती रहे। इस तरह की घटना कभी हाल के दशकों में याद नहीं है कि कभी हुई हो, और यह एक गंभीर चिंता का सबब रहा है। ध्यान रखिए कि जहां यह घटना हुई वहां से पाकिस्तान की सीमा महज से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। खुद प्रधानमंत्री ने कल जिस तरीके से इस घटना के बाद से जो बयान दिया बठिंडा के एयरपोर्ट पर, वो अपने आप में उनकी पीड़ा को दर्शाता है कि किस तरीके से जो है उनकी जान पर, उनकी सुरक्षा पर खतरा पैदा किया गया, और वो भी जानते समझते एक सोची समझी साजिश के तहत। क्योंकि ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री मोदी की जो सुरक्षा है वह एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, जिसमें कि प्रधानमंत्री देश के किसी भी हिस्से में जब जाते हैं तो वहां का जो स्थानीय प्रशासन है, जो राज्य पुलिस है, वह इंश्योर करती है कि प्रधानमंत्री का काफिला कहीं रुके नहीं, कहीं कोई अड़चन ना आए, सुरक्षा को लेकर कोई चुनौती ना पैदा हो। ध्यान रखें कि एसपीजी जो है वह सिर्फ नजदीकी सुरक्षा घेरा देती है। ऐसे में जब इस तरह की घटना हुई है, जो कि अपने आप में काफी चिंताजनक है, अपनी तरह की एक तरह से कह सकते हैं इस तरह की घटना कभी हुई नहीं है, तो ऐसे में राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख के तौर पर राष्ट्रपति का भी चिंतित होना स्वाभाविक है। और इसी सिलसिले में पहले उन्होंने फोन करके जो है अपनी चिंता जताई। जब उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की, परसों उन्होंने प्रधानमंत्री को अपने पास बुलाया है, ताकि वह खुद फर्स्ट हैंड अकाउंट जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से वो सुनना चाहते हैं राष्ट्रपति कि आखिर कल ये पूरी घटना हुई कैसे। और ऐसे में माना ही जा रहा है कि अगले कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कल के इस पूरे वाकये की जानकारी देंगे कि कैसे जब वह जो है पंजाब गए, खासतौर पे बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचे, मौसम खराब था, उसके बाद से वह जाकर हुसैनीवाला में श्रद्धांजलि देना चाह रहे थे शहीद भगत सिंह राजगुरु का, जहां पर अंतिम संस्कार किया गया था, जो कि राष्ट्रीय शहीद स्मारक के तौर पे भी जाना जाता है। तो उसके रास्ते में जो सो किस तरीके से उनके काफिले को रोका गया, 20 मिनट तक जो है सो वह उनका काफिला जो है वह रुका रहा एक पुल के ऊपर, और फिर आखिरकार वहां से लौटना पड़ा, वो भी तमाम किस्म की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज के बीच। प्रधानमंत्री फिरोजपुर में अपनी सभा तक नहीं कर पाए। तो ये बहुत चिंताजनक बात है जब देश का प्रधानमंत्री जो है वह देश के किसी हिस्से में जो गया हो और वहां पर जो है उसके काफिले को रोका जाए, उसके लिए सुरक्षा की चुनौतियां जो है मुहैया कराई जाए, और वो जो है वो निराश होकर, परेशान होकर वापस दिल्ली लौटा। बिल्कुल ब्रजेश जी, क्या हम इसे इस रूप में भी समझें कि एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी एक गलत संदेश गया, एक गलत छवि गई, जिसे देखकर चिंतित होना और अब इस पर एक सख्त कदम की बहुत जरूरत इस वक्त है? निश्चित तौर पर, क्योंकि आप ध्यान रखें कि जो सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वह देश की बागडोर एक तरह से जो सो 2014 से संभाले हुए, लगातार 2 बार मैसिव मैंडेट के साथ उन्होंने सरकार बनाई है। और ऐसे में जो है जब देश का प्रधानमंत्री देश के किसी राज्य में जाता हो और वहां पर उसके साथ इस तरह की घटना हो, तो यह जो सो चिंता होना स्वाभाविक है। और आप ध्यान रखें कि जो प्रोटोकॉल है उसके तहत कल एक के बाद एक बहुत सारे वायलेशन हुए हैं। देश के किसी भी हिस्से में जब प्रधानमंत्री जाते हैं, चाहे वहां किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, चाहे उनकी अपनी पार्टी की सरकार हो या विपक्ष की सरकार हो, लेकिन जो है मुख्यमंत्री खुद जो है उनके स्वागत के लिए औपचारिकता के नाते, शिष्टाचार के नाते, जो कि एक प्रोटोकॉल भी है, ऑफिशियल प्रोटोकॉल है, कि वह वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री का।
कल के दिन जब बठिंडा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो न तो वहां पर जो है सो राज्य के मुख्यमंत्री, कांग्रेस की सरकार है वहां पर रणजीत सिंह चन्नी वहां मौजूद थे, न ही जो है सो वहां के जो चीफ सेक्रेटरी या फिर इंचार्ज डीजीपी मौजूद थे। ये अपने आप में प्रोटोकॉल का क्रॉस वायलेशन है। और उसके बाद से आप ध्यान रखें कि जब प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से, वो भी जो राज्य पुलिस प्रमुख के क्लियरेंस के बाद से वह 2 घंटे की यात्रा पर निकलते हैं, क्योंकि मौसम खराब है, और वो शहीद स्मारक पर जा रहे हैं, आप ध्यान रखें, और रास्ते में उनके काफिले को साजिश के तहत रुकवा दिया जाता है। क्योंकि ध्यान रखें कि पुलिस चाहे और कोई सड़क जाम कर दे, वो भी प्रधानमंत्री जिस रास्ते से गुजरने वाले हो, वो संभव नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इतनी शॉर्ट नोटिस पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बना था, तब भी उस पूरे रूट की जानकारी कैसे आंदोलनकारियों को दी गई और कैसे उन्हें सड़क पर इकट्ठा होने दिया गया। तो जाहिर है यह सब सोची समझी साजिश थी। और जैसा कि बीजेपी ने ऑलरेडी आरोप लगाया है, इसमें पाकिस्तानी एलिमेंट, साथ में जो खालिस्तानी है और खुद जो वहां की कांग्रेस सरकार है, इन सब ने मिलजुल कर कल प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा किया। तो बिल्कुल ब्रजेश जी, साथ ही साथ सवाल ये भी कि क्या अब इसे हम अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी समझने की कोशिश करें, तो राजनीतिक स्तर के गिरते हुए स्वरूप के तौर पर भी इसे हम देखें कि एक राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से जिस प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए था, जिसे सुरक्षा को लेकर अपने स्तर पर एहतियात के तौर पर जो निर्देश देने चाहिए थे, वो हर स्तर यहां पर फेल होता हुआ नजर आया। विभाग कानून और व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है। जो हमारे संविधान का जो ढांचा है और जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसके तहत जो है सो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। और ऐसे में जो है, जब प्रधानमंत्री किसी राज्य में होते हैं, तो उस समय वहां कंप्लीट सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराना राज्य सरकार का जिम्मा है। कल के दिन जो है सो पंजाब की जो चन्नी सरकार है, इस मामले में पूरी तरीके से फेल रही है। लेकिन बेशर्मी की पराकाष्ठा ये थी कि कांग्रेस या फिर वहां के मुख्यमंत्री जो है, इस पूरे मामले में जो सो बचाव करते नजर आए, किसी ने शर्मिंदगी का अनुभव तक नहीं किया। एक तरफ जहां चन्नी ये कह रहे थे कि वह इसलिए बठिंडा नहीं गए क्योंकि उनके एक नजदीकी अधिकारी को कोविड हो गया है, और इसलिए जो है सो एहतियात के तौर पर वो वहां नहीं गए, और इसीलिए वहां चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी नहीं गए। लेकिन वही चन्नी बिना मास्क लगाए पत्रकारों से मुखातिब थे और पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने की कोशिश कर रहे थे जब आलोचना का सिलसिला शुरू हुआ। वही चन्नी जब जो वहां पर सुरक्षा की चुनौतियां पैदा हुई, जब एसपीजी के अधिकारियों ने उनसे बातचीत करनी चाहिए या फिर होम मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने बातचीत करनी चाहिए, वह जो है सो गायब हो गए थे, कहीं कोई उन्होंने फोन नहीं लिया। तो यह जो चीज है वो ये बताती है कि किस तरीके से आप देश के जो है प्रधानमंत्री के साथ इस तरह की बेशर्म हरकत कर सकते हैं सिर्फ पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए। और यह चिंता का सबब है, क्योंकि ध्यान रखें कि इस देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है, प्रधानमंत्री जो है उसके पास पूरे देश के शासन की जिम्मेदारी है। एक अत्यंत जिम्मेदारी का जो है वह पद है, और उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ इस तरह की हरकत हो, इस तरह की सुरक्षा चुनौती पेश की जाए उसके सामने, यही नहीं जो है, आप ध्यान रखें कि आप प्रोटोकॉल को वायलेट करें और उसके बाद से गंदी राजनीति के तहत आप अपने लचर रवैये को, अपनी कमजोरी को या फिर जो अपनी लापरवाही को डिफेंड करें। यह जो है चीज कभी भारत में हुई नहीं है, और इसीलिए यह ज्यादा बड़ा जो है सो मामला बन गया है, चिंता का सबब है। और शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से राष्ट्रपति ने खुद इस मामले में प्रधानमंत्री को अपने पास बुलाया है, पूरे मामले की जानकारी। बिल्कुल, और इस तरह की चूक या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। एक अपने स्तर पर ये ऐसा मामला जिस पर शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए राज्य के मुख्यमंत्री के स्तर पर भी उन्हें, और सुरक्षा की चूक वो भी प्रधानमंत्री के स्तर पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रजेश कुमार सिंह आपका। और देखिए, इस वक्त बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पर जातीय जनगणना पर आरजेडी का बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश सरकार के साथ खड़ा रहेगा आरजेडी, जगदानंद सिंह की तरफ से ये बड़ा बयान इस वक्त सामने है। जो मंत्री नीति का समर्थन नहीं करते उसे हटा देना चाहिए, ये बड़ा बयान इस वक्त सरकार पर असर पड़ता है तो आरजेडी अपना साथ और समर्थन देने को तैयार है। जनगणना के मुद्दे पर राजद सरकार के साथ खड़ी है। जगदानंद सिंह का यह बड़ा बयान इस वक्त, तो नीति का समर्थन नहीं करने वालों को हटा दीजिए, साथ देने के लिए आरजेडी खड़ी है। सरकार पर अगर असर पड़ेगा तो आरजेडी साथ में खड़ी नजर आएगी। जनगणना के मुद्दे पर आरजेडी सरकार के साथ है। तो यह बड़ी खबर, जातीय जनगणना पर आरजेडी का बड़ा बयान सामने आ चुका है। आरजेडी ने कहा है कि नीतीश कुमार अगर इसे लेकर आगे बढ़ते हैं तो आरजेडी का उन्हें पूरा समर्थन है। अगर नीतीश सरकार के मंत्रियों के साथ नहीं मिले तब भी वैसी परिस्थिति में सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी उनके साथ खड़ी होगी। जनगणना के मुद्दे पर आरजेडी का एक स्टैंड जिसमें वो सीएम नीतीश कुमार के साथ है। तो नीतीश सरकार के साथ आरजेडी हमेशा खड़ी रहेगा।
जगदानंद सिंह का यह बड़ा बयान। और देखिए, बिहार की सियासत में बयानों के मायने होते हैं। नीति का समर्थन नहीं करने वालों को हटा देने की जरूरत है। सीधे तौर पर जगदानंद सिंह के इस बयान को अगर हम समझे तो उनका साफ तौर पर कहना कि अगर जातीय जनगणना के खिलाफ कोई है तो आप उससे हट जाते हैं तो सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने दिया जाएगा। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ खड़े होंगे, सरकार गिरने नहीं देंगे, सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने देंगे। नीतीश के हर मुश्किल में आरजेडी उनके साथ खड़ी होगी। और एक बयान जिसने अब बिहार की सियासत को तो जरूर गरमा दिया है, क्योंकि जातीय जनगणना जिसे लेकर लगातार नीतीश कुमार कहते रहे हैं कि बीजेपी का स्टैंड क्या है, ये इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी क्या कहती है, क्या सोचती है। और इस बीच जगदानंद सिंह का यह बयान सामने आना, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरजेडी हर परिस्थिति में इस मुद्दे पर नीतीश कुमार के साथ खड़ी है और अगर किसी मंत्री का साथ नहीं मिलता है तो उसे हटा दीजिए। सरकार को डरने की जरूरत नहीं है कि सरकार गिर गई तो क्या होगा, सरकार की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी इस मुद्दे पर उनके साथ खड़ी होगी, साथ भी देगी, समर्थन भी देगी। और हमारे सहयोगी रवि एस नारायण इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, बिहार की सियासत के लिए इस बयान के कई मायने। जी बिल्कुल विभा, और नए साल में अगर कहें तो इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। और खास करके जगदानंद सिंह ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है और जिन खुले शब्दों में कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से भी मिले हैं और इस मुद्दे पर अगर बीजेपी साथ नहीं देती है तो वैसे समय में आरजेडी खुलकर साथ देने के लिए तैयार है। इसके लिए तेजस्वी और आरजेडी का पूरा समर्थन उन्हें हासिल है। तो एक ढंग से कहे तो इशारों में ही उन्होंने एक ऑफर तक दे दिया है कि जातीय जनगणना हो या विशेष राज्य का दर्जे की मांग हो, इस दो मुद्दे पर आरजेडी उनके साथ खड़ा है और सरकार बनाने के लिए भी तैयार है। लेकिन इस बात पर उन्होंने चुप्पी साध ली कि क्या अभी तक जो कहते आए हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में वो स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे मुद्दे पर जो है जगदानंद सिंह चुप रह जाते हैं। अब सवाल ये है कि इस बयान के आगे जो है वो देखे जाएंगे कि क्या निहितार्थ निकलता है। और बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार जी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस वक्त आरजेडी आपके साथ खड़े होने का दम भर रही है। वो ये कह रही है कि जातीय जनगणना पर अगर आपको आपके मंत्रियों का साथ नहीं मिलता है तो वो आपको साथ देने के लिए तैयार हैं। क्या है, सर्वदलीय बैठक में वो बाहर रहेंगे क्या? अरे भाई, ये जातिगत जनगणना का मामला हो या विशेष दर्जा का मामला हो, ये विधान मंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन 3 दिन पहले जनता के दरबार के दिन सारी बातों को स्पष्ट किया है। अब आदरणीय जगता बाबू एक पार्टी के राज्य के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चलता है सब कुछ, इनकी तो कोई भूमिका है नहीं। तो और दूसरा कि इन लोगों को चिंता भी करना चाहिए जेल में विशेष दर्जा का। ये कहाँ पड़ गए विशेष दर्जा और जनगणना के तरफ, क्योंकि जातिगत जनगणना केवल जातिगत जनगणना नहीं है, सामाजिक आर्थिक भी होगा। ये भी पता चलेगा किसके पास कितनी संपत्ति है, कितना चीज लोगों को मिला है। इसलिए सरकार अपना काम कर रही है और 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातों को 3 दिन पहले जनता के दरबार में स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि अब राष्ट्रीय जनता दल के पास कोई मुद्दा नहीं है। और उसके पहले एक दैनिक अखबार को इंटरव्यू देते हुए जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी ने भी सारे मुद्दों को स्पष्ट किया है। तो अब इसमें क्या इनका तो बयान देकर के अब क्या करेंगे नीरज जी? लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर हमेशा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कहना है कि हम इंतजार कर रहे हैं बीजेपी क्या सोचती है, क्या कहती है। तो क्या ये माना जाए कि अभी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पाया है, इसलिए भी जेडीयू इस वक्त किसी तरह के स्टेटमेंट को क्लियर देने में अभी सक्षम नहीं है? नहीं, पहला तो कि देखिए, जातिगत जनगणना सर्वसम्मत प्रस्ताव है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने भारतीय जनता पार्टी के भी माननीय मंत्री जनक राम जी गए। अब इस संबंध में जो सर्वदलीय बैठक की प्रक्रिया है, उस संबंध में अभी तक कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है। लेकिन यह भी कहा गया है कि हमारी भाजपा के लोगों से बात भी हुई है, तो थोड़ा धैर्य रखे ना, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जब विधानसभा का प्रस्ताव है, सब लोगों की सहमति है,
तो इसका प्रक्रियात्मक जो रूप होता है। तो नीरज जी, आप जगदानंद सिंह के इस बयान को खारिज करते हैं जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, ये दबाव बनाने की कोशिश की है कि भाई आप आगे बढ़िए, सरकार रहेगी, गिरेगी, बचेगी नहीं बचेगी, इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। अरे घबराने वाले हम लोग हैं, हम लोग अपने मुद्दों को मजबूती के साथ रखते हैं। और ये हमारा मुद्दा है केवल क्या, ये तो सबका मुद्दा है, इसके राजनीतिक निहितार्थ कहाँ खोज रहे हैं। अरे ये तो जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया ना कि राष्ट्रीय जनता दल का जो कुनबा है उससे कहाँ कोई संबंध होने की बात कही जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विचार को साझा करने के लिए। खबर भागलपुर से, जहां पर कोरोना को लेकर सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार ने मॉल को बंद करने का निर्देश दिया है। शहर के कचहरी चौक से भिखनपुरा जाने वाली सड़क में 3 मॉल बिना किसी रोक टोक के देखिए कैसे खुली नजर आई। मॉल के मैनेजर के मुताबिक ये दुकान की कैटेगरी में आता है। देखिए संवाददाता आशीष रंजन की रिपोर्ट जो परेशान करने वाली है। राज्य सरकार के द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कई दिशा निर्देश लागू किए हैं। परसों ही शाम में ये सारे दिशा निर्देश लागू किए गए हैं, जिसमें मॉल को बंद रखने का आदेश दिया गया है। लेकिन भागलपुर के जो है ज़्यादातर मॉल जो है लगातार खुले हुए हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार की आदेश की अवहेलना यहाँ पर खुलेआम की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशासन के कोई अधिकारी अभी तक नहीं निकले हैं और धड़ल्ले से जो है मॉल में आवाजाही जारी है। सर, सरकार का आदेश है, उसके बावजूद आप खुले हुए हैं। सर, आदेश माल का है, दुकान का नहीं है। अगर आपको पता है कि मॉल और दुकान में अंतर क्या होता है, बता सकते हैं क्या? क्या है ये? आप बता सकते हैं? ये क्या है बताइए। ये दुकान में आता है सर, शॉप एक्ट में आता है, शॉप का लाइसेंस है हमारे पास। मॉल जो होता है 14,000 स्क्वायर फीट से बड़े को मॉल कहते हैं। तो ये खुला रहे? ये हमारे तरफ से तो है। अब अगर आप पब्लिक कहेगी या सरकार कहती है तो बंद करेंगे, लेकिन ये मॉल में नहीं आता है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये मॉल है, लेकिन यहाँ पर जो इनका जो कर्मचारी जो है उनका कहना है कि ये मॉल नहीं है, ये शॉप है और इसको बंद करने का आदेश नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये मॉल है और यहाँ पर खुले तौर पर जो है सारे सामानों की बिक्री की जा रही है और आवाजाही भी लोगों की जारी है। लेकिन अभी तक प्रशासन के कोई अधिकारी जो है शहर में नहीं निकले हैं सरकार के आदेश का पालन कराने के लिए, और लगातार जो है ऐसे मॉलों की मनमानी की जा रही है और सरकार की जो आदेश है उसकी अवहेलना साफ तौर पर यहाँ पर होती नजर आ रही है। अब देखने वाली बात है कि अधिकारी जो है क्या कार्रवाई करते हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा गया है और डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। लेकिन भागलपुर के सिविल सर्जन कार्यालय के कर्मचारी कार्यालय से ही नदारद हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने जब सिविल सर्जन कार्यालय की पड़ताल की तो सुबह के 10:30 बजे कार्यालय खाली नजर आया। सिविल सर्जन दफ्तर का जायजा लिया। न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। बिहार में कोरोना संक्रमण को बढ़ते हुए कई पाबंदियां लगाई गई है, जिसमें सरकारी कार्यालयों में किसी भी बाहरी आदमी के प्रवेश पर निषेध किया गया है। हम अभी हैं सिविल सर्जन कार्यालय में और जो बिहार सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर हाई अलर्ट किया गया है। सभी डॉक्टरों को छुट्टी रद्द कर दी गई है और सिविल सर्जन जो हैं उनका कार्यालय है ये। आप देख सकते हैं कि 10:30 बज चुके हैं घड़ी में और यहाँ पर जो है कहीं से भी कोई कर्मचारी जो है अभी तक जो है कार्यालय में उपस्थित नहीं है। 10:30 बज चुके हैं। कोरोना का बिहार में लगातार विस्फोट हो रहा है, लेकिन कहीं से भी कोई अधिकारी या कर्मचारी जो है सिविल सर्जन ऑफिस में अभी तक नहीं आए हुए हैं। एक साहब अभी आए हैं। सर, कितने बज गए घड़ी में? 10:30। अभी तक कोई कर्मी नहीं है। सब आ रहे हैं। कोरोना का विस्फोट लगातार होता है क्या? कुछ देर भी कम करता है ये स्टाफ सब। तो ऑफिस के समय में तो ऑफिस में रहना चाहिए ना। वहाँ भी साहब बुला लेते हैं, डेरा पर भी सारे लोगों को बुला लेते हैं। वहाँ भी काम होता है आवासीय पर। हाँ, तो सारे लोग चले जाते हैं वहाँ। हाँ, सबका फाइल जो जाता है ना वहाँ भी बुला लेते हैं। और रूम का भी आपको हाल दिखाते हैं। एक कर्मी है जो यहाँ पर आके बैठ के लगातार काम कर रहे हैं। जिस समय हम लोग आए थे उस समय भी ये मौजूद थे। सर, अभी तक कोई ऑफिस में नहीं आया। CS खुद कार्रवाई करते हैं डॉक्टरों पर और उनके कार्यालय का ये हाथ है। नहीं, थोड़ा 10:30 बजे ऑफिस का समय है तो आप कर्मचारी तो कोई नहीं, अभी बड़ा बाबू आए हैं। हाँ जी, अभी बड़ा बाबू आए हैं और सब गायब हैं अभी तक। हाँ, आ जाएंगे आप सब।
मैंने थोड़ा सा कोरोना का विस्फोट हो रहा है सर, स्वास्थ्य विभाग ने सबको अलर्ट पर रखा है, उसके बाद ये हाल है। नहीं सब टाइम पे आ जाते थे, आज फर्स्ट टाइम हमको लग रहा है कि इतना विलम्ब से लोग आ रहे हैं। ये तो अब देख सकते हैं यहाँ पर जो है अभी 10:30 से ऊपर हो चुके, लेकिन अभी तक जो है बस 2 लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। बिहार सरकार ने जो है स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा है, लेकिन जब सिविल सर्जन कार्यालय में ही लोग ना आए तो समझा जा सकता है कि अस्पतालों का क्या हाल होगा। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। पिछले साल की तरह इस साल भी NACS यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट चयनित अभ्यर्थियों को निःशुल्क सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराएगा। इसके लिए NACS की वेबसाइट www.nacsbiharjharkhand.org.in पर 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर 10 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। IAS और IPS का सपना साकार करने के लिए पिछले साल की तरह इस साल भी NACS की ओर से मार्गदर्शन प्रोग्राम के तहत शिक्षा देने की पहल की गई है। इस प्रोग्राम के तहत 200 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी रेगुलर क्लासरूम पैटर्न पर कराया जाएगा। क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होंगे। चयन की प्रक्रिया में BPSC, JPSC, UPSC और CSE परीक्षा के किसी भी स्टेज में सफल अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं और स्टेट बोर्ड से 10वीं पास अभ्यर्थियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए NACS का ये प्रयास है जिसमें चयनित अधिकारी समय निकालकर अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करते हैं। पूरा मार्गदर्शन प्रोग्राम निःशुल्क आयोजित होता है। चयनित अभ्यर्थियों का WhatsApp ग्रुप बनाकर 1-to-1 मेंटरिंग भी किया जाता है, जिसमें कोई भी अभ्यर्थी कोई भी सवाल IAS, IPS अधिकारियों से कभी भी पूछ सकते हैं। बिहार और झारखंड के अधिकारियों की ओर से गिविंग बैक टू सोसाइटी के मोटो के तहत ये प्रोग्राम NACS के बैनर तले चलाया जाता है। बिहार और झारखंड के अधिकारियों को एक मंच प्रदान करने और अपने राज्य की बेहतरी के लिए साथ मिलकर कार्य करने के उद्देश्य से IAS BK प्रसाद के नेतृत्व में NACS का गठन 2014 में किया गया था, जिसमें आज 1000 से भी ज्यादा अधिकारी इसके सदस्य हैं और वे सभी मिलकर बिहार और झारखंड की बेहतरी के लिए मार्गदर्शन के अलावे और भी कई तरह की पहल करते रहते हैं। 15 जनवरी से चयनित अभ्यर्थियों का ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगा। इस क्लास में न केवल चयनित अधिकारी अभ्यर्थियों को पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, बल्कि पिछले साल पूछे गए प्रश्नों पर भी गहन चर्चा परिचर्चा करके उन्हें उत्तर लिखने की कला भी सिखाएंगे। अधिकारियों की ओर से मॉडल उत्तर भी लिखकर बताया जाएगा, ताकि अभ्यर्थी मॉडल उत्तर से प्रेरणा लेकर बेहतर उत्तर लिख सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। डीजे पर चर्चित भोजपुरी